हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य केशरवानी एडीटी के सर। सो काफ़ी टाइम से बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा था रिएक्शन मैकेनिज्म को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए मैं बात बताने जा रहा हूँ। यहाँ आपने देख रखा होगा मैंने बहुत सारी मेहनत करके इनको क्लासीफाई किया गया है। देखो, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो, अगर आप कोटा के स्टूडेंट हो, जनरली ये मैथडोलॉजी कोटा में फॉलो की जाती है, बट सीक्वेंस ना इनका बहुत गड़बड़ है, सीक्वेंस सही से नहीं बताया जाता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है आपको, और मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो किस सीक्वेंस में पढ़ाने वाला हूँ और क्या क्या सारी चीज़ें होंगी। अगर आप देखो आईआईटी की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, दोनों स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल। अब जैसे नीट वाले स्टूडेंट कुछ कोचिंग में कैसा पढ़ाया जाता है, चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। सपोज पहला चैप्टर आपका कौन सा आता है, एल्काइल हैलाइड, या जिसको बोलते हैं लोग हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। फिर आता है अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो एक तरीके से हम वैसा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं होता क्या है कि पहला जो चैप्टर हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, उसमें क्या आता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है, एलिमिनेशन भी, और थोड़ी बहुत क्या है, एडिशन रिएक्शन। फिर दूसरा चैप्टर आता है अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें सब्स्टिट्यूशन भी है, एलिमिनेशन भी है, और थोड़ी बहुत क्या होती है, एडिशन रिएक्शन भी होती है। तो हमने क्या सोचा, क्यों ना सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनको एक तरफ क्लासीफाई कर दें, जितनी एलिमिनेशन रिएक्शन है उनको एक तरफ, जितनी एडिशन रिएक्शन है उनको अलग कर दें, जितनी एलिमिनेशन उनको अलग ऑलरेडी कर दिया, जितनी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है उनको अलग कर दे, जितनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उनको अलग कर दे। तो सारे पार्ट्स को मैंने अलग कर दिया। आप ध्यान से देखो कि अगर आप वैसा सोच रहे हो कि एल्काइल हैलाइड उस टर्म्स में कैसे पढ़ाया जाएगा, तो मैं आपको सीक्वेंस बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। पहली बात, सबसे पहले तो मैं आपको पहले ही बोल दिया हूं, सबसे पहले आपको कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करनी, क्योंकि क्या होता है कि रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर आप जीओसी छोड़ दोगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स क्या होते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पढ़ाते, लेकिन मैंने क्या किया, जीओसी में ऑलरेडी पढ़ा दिया। तो बेटा उस सीक्वेंस में पढ़ना जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो गारंटी कह रहा हूँ आपका, चाहे जेई मेन्स हो, जेई एडवांस हो या नीट हो, कोई सा एग्जाम में किसी एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है आपके साथ। बस आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं जिस सीक्वेंस में, आपको बस उतना प्रॉपर नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है, जो मैं होमवर्क दे रहा हूं उनको सॉल्व करना है। तो चलो आज बात करते हैं। तो सबसे पहले, अच्छा मैंने जैसा बोला आपको जीओसी पढ़ना है। जीओसी के बाद आप देखेंगे आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल, स्टीरियो और कन्फर्मेशन तीनों देखेंगे, और उसके बाद यहां से आपकी मेन रिएक्शन मैकेनिज्म, मेन ऑर्गेनिक का जो कोर है वो शुरुआत होता है। प्लीज ध्यान से देखिएगा, मैं आपको चैप्टर वाइज भी समझाऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या सारी चीजें। तो सबसे पहले हम देख लो, मैंने लिखा ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलेंगे आपसे, ORM। तो ORM को मैंने कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया, 1 2 3 4, 4 पार्ट में, और वो अदर्स रिएक्शन है। तो 4 पार्ट्स में हमने क्लासिफाई कर दिया, ORM 1, ORM 2, ORM 3, ORM 4 और अदर्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या रिएक्शंस होती क्या हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे बॉन्ड फिजन के बारे में। अब कुछ बच्चों ने बॉन्ड फिजन, मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था कहाँ पे, जीओसी में भी, लेकिन वहाँ पे मैंने डिटेल में नहीं बात की थी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिटेल में बात करेंगे किसके बारे में, बॉन्ड फिजन के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे सॉल्वेंट के बारे में। जीओसी में भी मैंने थोड़ा सा सॉल्वेंट का आइडिया दिया था, बट यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, यार जब रिएक्शन कराते हैं तो कौन अटैक करते हैं, उसके बारे में, अटैकिंग रिएजेंट कितने तरीके के होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में, न्यूक्लियोफिलिसिटी, और यहाँ पे एक और लिख लेना पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड ऐसे लिख लेना बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, है ना, दोनों सवाल आता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी दोनों एक साथ लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद इसको पढ़ने के बाद हम देखेंगे लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बारे में जानेंगे, एंड लास्ट में फाइनली हम क्या देखेंगे, एसिड बेस रिएक्शन। क्या देखेंगे बेटा, एसिड बेस रिएक्शन। ऑलराइट, जब ये पूरा पार्ट हमारा ये ऑर्गेनिक का रिएक्शंस के लिए बेसिक है, ये सबसे मिनिमम जो कहते हैं ना, जैसे हमको सेंटेंस बनाने के लिए ABCD आना चाहिए, तो रिएक्शंस को समझने के लिए हमको ये सारे पॉइंट आने चाहिए। जब इन पॉइंट्स को हम समझ लेंगे तो हम किस में आ जाएंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म सेकंड में, जिसको हम क्या बोलेंगे, ORM 2। तो ORM 2 में हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें सबसे पहले हम SN1 रिएक्शन, SN2, SNI रिएक्शन,
SN डैश रिएक्शन जिसमें SN1 डैश और SN2 डैश दोनों पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे SNNGP, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ARSN। ARSN में भी 3 टाइप के, ARSN1, ARSN2 और बेंजाइन। अच्छा, मेनली इनका हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे। बाकी का जो इनका पार्ट है वो हम थोड़ा सा इनका जो डिटेल है वो कहाँ पढ़ेंगे, जब मैं एरोमेटिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब एरोमेटिक कंपाउंड हम सीखेंगे तो वहाँ पे इन सब का पार्ट ज़्यादा होगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा बस। अगला देखते हैं, अगला क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म थर्ड में हम क्या देखेंगे बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अल्फा एलिमिनेशन, फिर हम पढ़ेंगे बीटा। अब बीटा में भी कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। मतलब ये ORM1, ORM2, ORM3 इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब महा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्फा एलिमिनेशन, अल्फा बीटा। अच्छा, अल्फा बीटा गामा में भी सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो बीटा होता है। बीटा में भी कौन सा एलिमिनेशन बेटा, E1, E2 एलिमिनेशन, E1C भी पढ़ेंगे और EI एलिमिनेशन। 4 तरीके के एलिमिनेशन है और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं क्या ही बताऊं। 4 एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। तो बीटा खत्म करने के बाद हम गामा एलिमिनेशन, फिर सिन एलिमिनेशन, फिर एंटी एलिमिनेशन। बेटा इसमें तो मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा ना, जिसको आपको देख के लगेगा अगर इससे पहले आपको पता होता ना तो आप खेल जाते। सिन एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन में मैं ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसको सोच भी नहीं सकता था कोई। फिर जब हम क्या कर लेंगे, ORM3 एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटा ORM4। ORM4 में मैं क्या करूंगा, वहां हम कौन सी रिएक्शन पढ़े थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर यहां हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी हम क्या है, 7-8 रिएक्शन आएंगे, उनको पढ़ेंगे। अच्छा, जैसे अभी हम ओवरऑल देख रहे हैं ना, ORM1, ORM2, अब जैसे पूरा ORM में मैंने लिख दिया ना SN1, SN2, इसमें से कुछ नेम रिएक्शन भी तो होंगे। तो जब मैं ORM2 को पढ़ाऊंगा तो मैं एक फिर से ओवरव्यू दूंगा कि ORM2 में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, उनका डिटेल में बता दूंगा। तो ORM4 में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा, फिर पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फिर हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब आपका सवाल होगा, सर क्या आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भूल गए क्या? नहीं बेटा, मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं भूला हूँ। वो हम कहाँ करेंगे, जब हम क्या पढ़ रहे होंगे। अच्छा, ये जैसे ही हम खत्म कर लेंगे तो हमारा एक पार्ट इसमें बचा रहेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वो कहाँ पढ़ाऊंगा, ध्यान से देख लो, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम ये पढ़ लेंगे ना तो उसके बाद हम अपना जो मेन हमारा है, इन सब खत्म होने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, रिडक्शंस, कि कौन कौन सा रिएजेंट, कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, किसको कहाँ तक रिड्यूस करता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे बेटा हाइड्रोलिसिस। उसके बाद हम अपना मेन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई साल नहीं होगा जिसमें एरोमेटिक में 2 सवाल, चाहे जेईई मेंस हो चाहे नीट हो, 2 सवाल तो आने तय हैं। एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे, जिसमें मैंने बोला था ना ARSN1, ARSN2 बेंजाइन, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड में। अच्छा, कुछ एरोमेटिक्स के रिएक्शन हम कहाँ पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। यहां पे भी हम क्या पढ़ लेंगे, एरोमेटिक्स की 50% रिएक्शन यहां कवर हो जाएंगी। कहां कवर हो जाएंगे, जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे होंगे। क्या पढ़ रहे होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे होंगे, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे होंगे तब हो जाएगा। फिर उसके बाद है, हम जब ये एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे। अच्छा, एल्डिहाइड कीटोन में ही हम क्या पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ब्रैकेट में इसके नीचे लिख लेना। इसी में हम पढ़ेंगे क्या, पूरी हमारी जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये लास्ट में हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें एक बात और है, यहाँ पे लिख लेना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ब्रैकेट में ऑल्सो लिख लेना, ऑल्सो नेम्ड रिएक्शन। जितनी नेम रिएक्शन आएंगी सब मैं उसमें आपको करा दूंगा। जितनी नेम रिएक्शन, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जितनी भी आती हैं, क्लेजन कंडेंसेशन हो, क्रॉस एल्डोल हो, नोवेंजल हो, बेंजीन बेंजोइल कंडेंसेशन हो, जितनी भी नेम रिएक्शन आएंगी वो सब किस में कन्वर्ट होगी, किस में पढ़ाऊंगा, एल्डिहाइड कीटोन में, जिसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसमें अपन देखेंगे नेम रिएक्शन जितनी भी आएगी।
जैसे ही वो हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम अपन आ जाएंगे कौन सा चैप्टर्स में, अमीन्स में, जिसमें हम ऑलरेडी अमीन्स की 80% रिएक्शन कहाँ पढ़ चुकेंगे, इसमें थोड़ा सा ORM2 में पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत ORM4 में पढ़ेंगे, 80% हो जाएगी। 20% जो बचा रहेगा वो मैं बताऊंगा। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, इसकी 90% रिएक्शन हम ऑलरेडी कवर कर लेंगे ORM2, ORM3, ORM4 में। फिर लास्ट में हम बायोमोलिक्यूल्स, देन पॉलीमर, देन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये हमारा सीक्वेंस होने वाला बेटा, याद रखिएगा ऐसा सीक्वेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। लोग, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोटा में ही बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो जहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो एलिमिनेशन रिएक्शंस भी पढ़ा देते हैं, तो बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है कब कौन सा पार्ट आएगा। तो इसीलिए मैंने बहुत ही ज़्यादा क्लासीफाई किया गया है, क्लासीफाई कर रहा हूँ, और सबको मैं इंडिविजुअल काफ़ी टाइम दूंगा। और प्लीज़ हर लेक्चर आपको देखना है, पहले जीओसी से शुरुआत करनी है। जीओसी हो जाए तो स्टीरियो केमिस्ट्री में पैरेलल डालता रहूँगा। स्टीरियो चलो ठीक है, नहीं भी कर पा रहे हो तो पहले, लेकिन स्टीरियो करना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब में स्टीरियो आएगा। तो आप जैसे जीओसी आपका खत्म होगा उसके बाद ORM1 शुरू कर दोगे, और साथ ही साथ स्टीरियो का लेक्चर देखते रहना। फिर ORM2, ORM3, ORM4, फिर अदर रिएक्शन में ये सारी रिएक्शंस आएंगी। बेटा बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए, तो प्लीज़ हो सके जितना हो सके बहुत सारे बच्चों तक वीडियो को शेयर करना, सो दैट यार जितने बच्चे परेशान हैं ऑर्गेनिक को लेके, जो मिथ है यार ऑर्गेनिक रट नहीं होती, समझ नहीं आ रही, कभी क्या हो जा रहा है, कभी कुछ भी हो जा रहा है, तो वो मिथ दूर हो सके। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी सारे हमारे कामयाब हो पाएंगे हम लोग, ठीक है। बाकी अभी जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं तो जनवरी में उनका एग्ज़ाम है, मैं गारंटी कह रहा हूँ इतना हम नवंबर तक कर लेंगे। और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हो तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं। बाकी मैंने बताया ना, एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल चैप्टर किस में कवर हो जाएगा, ORM2 और ORM3 में। कौन सा चैप्टर बोल रहा हूँ, एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल फिनॉल ईथर किस में कवर हो जाएगा। अगर ये दोनों अपने चैप्टर पढ़ लिया तो आपका एल्काइल हैलाइड भी कवर हो गया और अल्कोहल फिनॉल ईथर भी कवर हो गया। 2-4 रिएक्शन को जो नहीं छूटी होंगी वो हम ORM4 में आ जाएंगी। फिर अगला जो चैप्टर हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो तो हम इंडिविजुअल कर ही रहे हैं, ठीक है। आई होप अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि यार हमको पढ़ना क्या है और क्या सारा कॉन्सेप्ट है, सबकी आपको क्लैरिटी आ गई होगी। आई होप आपको अब मज़ा आएगा। इसी तरीके से अगर हम पढ़ते रहेंगे तो आपको मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि जब कॉन्सेप्ट और हमको सीक्वेंस सब चीज़ का पता होता है तो क्लैरिटी होती है, और जब क्लैरिटी होती है तो हमको चीज़ें आसान लगने लगती, ठीक है। तो अब हम रिएक्शन मैकेनिज्म की ये बात मैंने आपको बता दी। बाकी अगले लेक्चर में हम मिलते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट डे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स होकर पढ़ना है। एग्ज़ाम के बारे में सोचना सिर्फ इतना है कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है, मार्क्स कैसे आएगा क्या आएगा उसके बारे में नहीं सोचना है। बाकी मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।